प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी दी थी बच्चे 1900 में, और उसके बाद इसको फर्दर एक्सप्लेन किया था, एलोबोरेट किया था, कुछ भी बोल सकते हैं, फर्दर एक्सप्लेन बाय आइंस्टीन इन 1905 में। मतलब पहले प्लैंक्स ने दी थी, उसके बाद फर्दर इसको एलोबरेट किया था किसने, आइंस्टीन ने 1905 में। देखिए ये जो क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, ये क्या कहते हैं, इन्होंने सारा कंसेप्ट ही एकदम से चेंज कर दिया। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल करती हैं, बट इन्होंने कह दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे डू नॉट ट्रैवल कॉन्टीन्यूसली, इनफैक्ट दे ट्रैवल डिसकॉन्टीन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। ठीक है ना, एक छोटे छोटे पैकेट्स में ऐसे ट्रैवल नहीं कर रही है एनर्जी, एनर्जी ऐसे ट्रैवल कर रही है, इट इज ट्रैवलिंग लाइक इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। वन के लिए यूज करें क्वांटा, ठीक है। और लाइट के टर्म में बात करें तो फोटोन। तो क्या पोस्टुलेट्स दिए या क्या पॉइंट्स दिए उन्होंने, पहला ही स्टेट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स does not travel continuously but they travel discontinuously in the form of small packets of energy, small packets of energy called quanta, and in case of light these packets are known as a photon। एनर्जी की बात करेंगे तो इनको क्वांटा बोलते हैं, क्वांटम ज़्यादा के लिए, क्वांटा एक के लिए। और इन केस ऑफ लाइट, जब लाइट की बात करेंगे तो इनको, इनके लिए क्या वर्ड यूज़ कर दिया, फोटोन। ठीक है, तो मीन्स रेडिएशन ऐसे ट्रैवल ना करके कैसे ट्रैवल कर रही हैं, दे आर ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा। ठीक है, उन्होंने इसको क्वांटा बोल दिया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और जब ये कांस्टेंट हटाया गया तो एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको कह दिया एच, और एच क्या है, दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, या फिर 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, जो कि किसके ओनर में, प्लैंक्स के ओनर में दिया गया था, और जिसकी वैल्यू इतनी होती है ये हम आगे चल के डिटरमाइन भी करेंगे कभी किसी इक्वेशन के अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मोस्ट प्रोबेबली ये यूज़ की जाती है, ये वाली वैल्यू नहीं यूज़ की जाती, अर्ग्स वाली। तो सेकंड पोस्टुलेट उसमें उसने क्या कहा कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और E इज इक्वल टू एच न्यू, और हमें मालूम है कि न्यू क्या होता है, इट इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा, यानी कि इज इक्वल टू HC बाय में लैम्डा। एंड द थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट होती है किसी भी बॉडी से, दैट विल बी होल नंबर क्वांटा। मतलब क्वांटम की वैल्यू हमने कहा कितनी होती है, एच न्यू। मीन्स अगर एक फोटोन इवॉल्व होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 एच न्यू। 2 होंगे तो 2 एच न्यू, 3 होंगे तो 3 एच न्यू। मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय एनी रेडिएशन इज अ होल नंबर क्वांटा। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय any object is a simple whole number quanta।
ठीक है। तो दीज आर द 3 पोस्टुलेट या 3 पॉइंट्स विच वर पुट फॉरवर्डेड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पहला उन्होंने कहा कि एनर्जी जो है डिसकॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करती है, छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करती है, और इन छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोला जाता है, इनको फोटोन बोला जाता है, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और हमने जब कांस्टेंट हटाया तो हमने कांस्टेंट लगा दिया जिसको हमने कह दिया प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है। फिर हमने बात करी कि इन्होंने कहा कि जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब या एमिटेड सिंपल होल नंबर क्वांटा के टर्म में होती है, कि एक फोटोन इवॉल्व हो रहा है, 2 फोटोन इवॉल्व हो रहे हैं, 3 यानी कि एक क्वांटा इवॉल्व हो रहा है, 2 क्वांटा इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एनर्जी ऑफ 1 मोल यानी कि एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम बात करें 1 आइंस्टीन एनर्जी किसके बराबर होती है, इट इज द एनर्जी ऑफ एवोगेड्रो नंबर ऑफ क्वांटा, मीन्स 1 मोल ऑफ क्वांटा, 1 मोल ऑफ क्वांटा। हमें मालूम है जब हमने कहा कि एक की एनर्जी NH है, अगर एवोगेड्रो नंबर हो गए तो क्या हो गई NaHν, दैट इज कॉल्ड E, यानी कि 1 आइंस्टीन एनर्जी किसकी एनर्जी है, 1 मोल ऑफ क्वांटा की एनर्जी है, या फिर एवोगेड्रो नंबर ऑफ क्वांटा की एनर्जी है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है NaH C बाय में लैम्डा, क्योंकि न्यू किसके बराबर होती है, C बाय लैम्डा के बराबर होती है। तो यहाँ से पता चला कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल ना करके डिसकॉन्टीन्यूसली ट्रैवल करती हैं, और वो वेव कैरेक्टर पोजेस ना करके क्या ड्यूअल कैरेक्टर पोजेस करती है, मीन्स दे बिहेव लाइक पार्टिकल एज वेल, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ से बात करें, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एनर्जी ऐसे एब्जॉर्ब पड़ती है, हर एक क्वांटा की एनर्जी तो क्या है, फिक्स है। अब हमने बात करी थी कि पोटेशियम, फिर से वही ले लेते हैं मेटल, कि कम रेडिएशन जो थी, कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्वांटम की फॉर्म में पड़ रही है। एक क्वांटा आया यहाँ पर डला, लेकिन ये देखा कि ये क्वांटा की एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की। मतलब एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट कर सकता है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। इसीलिए ये देखा गया कि अगर ये क्वांटा, इसकी एनर्जी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता था, इजेक्ट होता था। मीन्स एक क्वांटा कैन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, 1 क्वांटा कैन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जिस क्वांटा की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ही नहीं थी तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकता था। दैट क्वांटा कैन नॉट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए बच्चे, अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे एक्सप्लेन किया गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमें मालूम है कि जब लेट वी डिस्कस ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो पहले हम डिस्कशन करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। देखिए हमने बात करी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या थी कि जब आपने किसी मेटल को हीट किया तो उसमें से वेरियस कलर हमें ऑब्टेन हो रहे थे। तो हमने क्या कहा कि जब आप देखिए अगर कोई मेटल की सरफेस है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, जब आप किसी बॉडी को हीट करना शुरू करते हैं, आपने इसको एनर्जी दी, देन ये जो एटम्स हैं दे सेट इनटू ऑसिलेशंस, ये क्या करना शुरू करेंगे, ऑसिलेट करना शुरू करेंगे एंड एमिट रेडिएशंस ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी फी न्यू, है ना, कोई भी न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ये एमिट करेंगे। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूसली और ज़्यादा इस बॉडी को हीट कर रहे हो, देन देयर फ्रीक्वेंसी स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड हेंस दे स्टार्ट एमिटिंग वेरियस टाइप ऑफ कलर्स। मीन्स वी कैन से व्हेन एनी बॉडी इज heated, it emit its एटम लिख सकते हैं, पार्टिकल्स लिख सकते हैं, स्टार्ट ऑसिलेटिंग एंड इट स्टार्ट एमिटिंग रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है ना, कोई न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उन्होंने एमिट करी। बट एज हीटिंग इज कॉन्टिन्यूड,
as heating is continued, they absorb more and more energy, and hence their frequency increases. दैट इज़ वाई जब आप बॉडी को किसी आयरन बार को हीट किया जाता है तो कलर रेड टू ऑरेंज टू येलो टू ब्लू पर रीच कर जाता है, मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेटर देन दिस वन। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने हीट किया तो पार्टिकल्स किसी लोअर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप उसको और ज़्यादा हीट करते रहते हैं दे एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड स्टार्ट एमिटिंग द रेडिएशंस ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। दैट इज़ वाई एक ब्लैक बॉडी में से वेरियस टाइप की रेडिएशंस जो है वो एमिट हुई हैं। नाउ लेट वी टॉक अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी होप। मतलब हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो लिमिटेशंस छोड़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने, उनको आइंस्टीन ने और अदर साइंटिस्ट ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि स्टार्टिंग में जब आप हीट कर रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी और फ्रिक्वेंसी न्यू की कुछ रेडिएशन एमिट करी, लेकिन जैसे आप हीटिंग कंटिन्यूड रख रहे हैं तो दे एब्जॉर्ब मोर एंड मोर एनर्जी एंड स्टार्ट एमिटिंग रेडिएशंस ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। दैट इज वाई कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने कहा था इंटेंसिटी बेशक बदल जाए लेकिन कलर बदलना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली में कलर भी चेंज होता है। नाउ लेट वी टॉक अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको एक्सप्लेन किया किसने? आइंस्टीन ने। ठीक है ना, किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टीन ने 1905 में कि ऐसा क्यों हुआ है, जो हमने ऑब्जर्वेशन वहाँ से देखी है। किससे देखी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। हमने कहा इन स्टार्टिंग में जब हमने बात करी थी कि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को डिस्लोज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए? मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इसको इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि अगर हम बात करें एक एटम है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कोई एटम है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, हमें मालूम है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। मीन्स देर इज सम फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको एनर्जी दूँ, ऑब्वियस ही बात है वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है, इनके बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी है, उस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ पाए। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो फोटोन्स मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, या जो रेडिएशन, जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, उन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए कि इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है उनको तोड़ पाए। अगर ये फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन टूट गए तो इलेक्ट्रॉन डिस्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर ये फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन ही नहीं टूटे तो इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ से इजेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना बच्चे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन शो करता है, बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो आइंस्टीन ने क्या बात कही कि टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन द एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस मस्ट हैव एनर्जी या मस्ट हैव फ्रीक्वेंसी which can break the forces of interaction between nucleus and electron if they have sufficient energy to dislodge, to remove the electron, जिसको हमने कहा मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है ना, दिस इज एनर्जी एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, दे हैव सफिशिएंट एनर्जी टू डिस्लोज या रिमूव द इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्टेड।
ठीक है, उन्होंने भी यही बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन उन्होंने ये बात एक्सप्लेन नहीं करी थी क्यों। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। जब तक मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इन फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन को तोड़ पाऊँ, तब तक पॉसिबल ही नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाए। अगर मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं इनके बीच के फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन को ब्रेक कर पाऊँ, देन इलेक्ट्रॉन्स गेट डिसलॉज्ड और रिमूव इजली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये बात करी थी कि हाउ द एनर्जी इज इवॉल्व। दैट इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन गिवन बाय आइंस्टीन टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं सेकेंड उसकी बात करूं पॉइंट की, सेकेंड हमने बात करी थी कि अगर हम जो रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं किसी भी मेटल की सरफेस पर, अगर उनकी एनर्जी न्यू नॉट से ज़्यादा है या उनकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है और एनर्जी इससे ज़्यादा है, तो हमने कहा था व्हाट हैपन्स, मॉलिक्यूल्स की या जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए इन्होंने कहा कि जो अगर मैं एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ, इस एनर्जी को मैंने कह दिया एच न्यू, दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि एच न्यू नॉट दैट इज दिस एनर्जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स अगर ये एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो उसमें से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन तो डिसलॉज होने के लिए ले लिया, लेकिन जो बची हुई एनर्जी है वो किस में चली जाएगी, इट इज़ यूटिलाइज इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स मीन्स एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एंड अगर हम बात करें व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या ये भी बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिली दैट इज काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसके बराबर होगी, जितनी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और उससे फालतू की जितनी भी रेडिएशन हमने किसी भी मेटल सरफेस पर डाली हैं उसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इक्वेशन हमें यहाँ से मिलती है इसको बोला जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। इस तरीके से आइंस्टीन ने क्या किया, जो बातें किसने कही थी, फर्दर प्लैंक्स ने कही थी या फिर उससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हर्ट्स वगैरह ने कही थी, उनको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। और ये जो एच न्यू नोट है इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन, जिसको W नोट और समटाइम 5 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकती हूँ दैट इज वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वो क्यों एमिट होती हैं। तो इसके बाद ही ये पता चला कि एक्चुअली में जो रेडिएशंस होती हैं दे पोजेस ड्यूअल कैरेक्टर बिकॉज दे बिहेव लाइक पार्टिकल। उससे आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो क्वांटम है वो इन द टर्म्स ऑफ फोटोन्स, जो लाइट है वो इन टर्म्स ऑफ फोटोन आती है, मतलब क्वांटम की फॉर्म में आती है, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी आते हैं। इसीलिए एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है। ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि रेडिएशन वेव नहीं है, वो तो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करती हैं और वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं। तो बच्चे इसी चीज़ को एक छोटे से ग्राफ की हेल्प से और एक्सप्लेन किया गया ताकि हमें फर्दर पता चले। दो ग्राफ ड्रॉ किए गए किसके बीच में, बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड फर्स्ट वन इज बिटवीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। जब काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ये पाया गया कि जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू एच, और यहाँ पे हमें मिला न्यू नोट दैट इज विच इज मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इतनी एनर्जी तो लगेगी क्या करने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और बाकी क्या लगेगी, टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर यही ग्राफ ड्रॉ किया गया किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी की रिस्पेक्ट में, तो ये देखा गया बच्चे
इंटेंसिटी आप कितनी भी इंक्रीज करते हैं, जब इंटेंसिटी इतनी थी तभी भी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, जब इतनी थी इतनी थी, इतनी थी इतनी थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस ग्राफ से ये पता चलता है कि क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ जाते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। और लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जितनी भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूटिलाइज हो जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू ग्राफ्स वी कैन एक्सप्लेन इट इन अ मच बेटर वे। ठीक है बच्चों, होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़े से बोरिंग टॉपिक होते हैं, बट हिस्ट्री है कि किसी साइंटिस्ट ने कुछ कहा, हम उसको पढ़ रहे हैं, बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने के लिए ज़रूरी भी है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे।